गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 गैसीय नियम के क्वेश्चन को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने गैसीय नियम के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक नियम के बारे में, गैसीय नियम के प्रत्येक नियम को इस तरीके से डिस्कस किया है। यदि वह वीडियो आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो गैसीय नियम से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आपके सारे गैसीय नियम के रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। गैसीय नियम एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझिएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट। बोला है ए तथा बी गैसों के अणुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का 100 घन सेमी आयतन विसरित होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जितना समय लेता है उतने ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरित होगा, यानी कि जितना समय गैस ए को विसरित होने में लग रहा है उतना ही समय गैस बी को भी विसरित होने में समय लग रहा है। यानी कि जो आपका टी ए और टीबी की जो वैल्यू है वो आपका बराबर है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि R1 बट्टे का R2 बराबर क्या होता है, रूट ओवर M2 अपान का M1 होता है। ये मैंने आपको ग्राहम के विसरण नियम में बताया था। तो यहाँ पर गैस ए और गैस बी की बात हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए अपान आर बी बराबर लिख सकते हैं एम बी अपान एम ए के रूप में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि जो R बराबर होता है वो आपका होता है V अपान टी। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बराबर आपका हो जाएगा वी ए अपान का टी ए बटेगा। उसी प्रकार से आर बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी बी अपान का टी बी। मैं आपको डियर स्टूडेंट बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके, जिससे आप अच्छी तरीके से एग्जाम में गैसीय नियम के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब राइट साइड में रूट ओवर एम बी अपान एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो अनुभार दे रखा है वो आपका 2 और 32 दे रखा है, यानी एम बी की वैल्यू 32 है और एम ए की वैल्यू 2 है। अब डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो देखिएगा टीबी आपका वीए के साथ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा वीए टीबी बटे का आपका हो जाएगा वीबी टीए के रूप में बराबर 2 से आप काट दीजिए 32 को तो 16 बार में कटेगा। 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो राइट साइड में 4 मिल जाएगा। अब टीए और टीबी की वैल्यू बराबर है तो टीए टीबी से कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहां से आपको मिल जाएगा वी ए अपान का वी बी बराबर 4 मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, आपको गैस ए का आयतन दे रखा है 100 घन सेमी, यानी कि वीए की वैल्यू आपको दे रखा है 100 घन सेमी, वीबी की वैल्यू निकालना है, बराबर आपका हो जाएगा 4। 4 से काट लो तो 25 बार में कटेगा, यानी कि जो वीबी की वैल्यू आ जाएगी वो आपको मिल जाएगा 25 घन सेमी। वो आपको मिल जाएगा 25 घन सेमी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक
और IERT एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात है। आपको पता है विसरण दर R1 बटे R2 बराबर होता है रूट ओवर M2 अपान M1 के रूप में। तो बात हो रही है H2 तथा O2 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, RH2 बटे का RO2 बराबर लिख सकते हैं MO2 बटे का MH2 के रूप में। जो पहली गैस है वो H2 है और दूसरी गैस आपका O2 है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको विसरण दर का अनुपात बताना है, यानी कि RH2 अपान RO2 की वैल्यू बताना है। तो डियर स्टूडेंट, O2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा। तो ऑक्सीजन के एक भाग का जो अणुभार होता है 16 होता है, 2 भाग लिया गया है तो 32 हो जाएगा, बट्टे का हाइड्रोजन का जो भार हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, 2 से काट लीजिए तो 16 बार में कटेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RH2 अपान RO2 की वैल्यू 4/1 के रूप में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट, इनके अनुभार में अनुपात बताना है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यदि RH2 अपान RO2 की वैल्यू 4:1 है, तो उसी प्रकार से RO2 अपान RH2 की जो वैल्यू होगी वो आपका 1:4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, एलपीजी यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। तो जो आपका एलपीजी है एक यौगिक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एलपीजी एक यौगिक है। जो आपका एलपीजी होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि एलपीजी गैस मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का एलपीजी गैस मिश्रण है। जो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है और ब्यूटेन का C4H10 होता है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एलपीजी गैस किसका मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र ए होता है और ब्यूटेन का ए होता है। ये रासायनिक सूत्र कैसे आता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं जब आपको IUPAC नेम बताऊंगा तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, पूछा गया है हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस X का अणुभार क्या है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपके हाइड्रोजन के विसरण की दर है एक दूसरी गैस X के विसरण की दर की 5 गुनी है, तो आपको बताना है कि X का अणुभार क्या होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, RH2 अपान RX बराबर आपका हो जाएगा 5। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि R1 बट्टे का R2 बराबर आपका होता है रूट ओवर M2 अपान का M1 के रूप में। तो R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R1 की जगह पर हम लिख सकते हैं RH2 और R2 की जगह पर हम RX लिख सकते हैं बराबर M2 क्या होगा, यानी कि MX हो जाएगा बट्टे का M1 क्या हो जाएगा MH2 के बराबर, MH2 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रख दीजिए। अब आपको पता है RH2 अपान RX बराबर आपका है 5 यम आप x, यानी x का अनुभार निकालना है और हाइड्रोजन का अनुभार आपका 2 होता है। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए तो क्या मिलेगा 25 बराबर m आप x बट्टे का 2। तो यहाँ से आप m आप x की वैल्यू निकालोगे, यानी कि x का अनुभार आपको मिल जाएगा 50। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो आपका डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि उच्च दाब तथा कम दाब पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार करती हैं। उच्च दाब तथा कम दाब पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार करती हैं, ये आपको बताना है। तो उच्च दाब तथा कम दाब पर सभी गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। तो आपको पता है कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में इस प्रकार से लिया जाए जो आपस में क्रिया ना करे, तो जो आपका पूर्ण दाब होता है, जो टोटल दाब होता है, वह सभी दाबों के योग के बराबर होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका H2 और Cl2 है, ये आपस में क्रिया कर लेती है। तो इस तरीके से H2 और Cl2 पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डियर स्टूडेंट, CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों में अनुपात है। तो CO2 और SO2 की गैसों के विसरण गतियों में अनुपात बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, RCO2 अपन RSO2 बराबर हम लिख सकते हैं रूट ओवर M ऑफ SO2, यानी कि SO2 का भार बटेगा रूट ओवर M ऑफ CO2 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट विसरण गतियों का अनुपात बताना है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका RCO2 बट्टे का RSO2। अब डियर स्टूडेंट आप ये बताइए SO2 का भार कितना होगा। तो SO2 का भार कितना होगा, तो सल्फर का होता है 32 और 2 भाग लिया है ऑक्सीजन, तो 2 गुणे 16, तो 16 दूना 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा बट्टे का बटेगा CO2 का भार कितना होगा, तो CO2 तो कार्बन का 12 होता है और 2 भाग ऑक्सीजन लिया है, तो ये आपका 2 गुणे 16 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44, यानी कि CO2 का जो भार है वो आपका हो जाएगा 44। 4 से काट दो तो 16 चौको 64 और 4 ग्यारह हम 44। तो यहाँ से RCO2 अपन RSO2 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 4:√11 मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 4/√11। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। आपको कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में कोई सा भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, बस आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है डियर स्टूडेंट, समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में विसरित होता है। उतने ही समय में उन्हीं परिस्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन 122 सेकंड में विसरित होता है। तो CO2 का वाष्प घनत्व क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि R1 अपान R2 बराबर क्या होता है, R1 अपान R2 बराबर आपका होता है रूट ओवर D2 अपान D1 के रूप में। R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V1 अपान T1 के रूप में। R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं V2 अपान T2 के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा D2 अपान D1 के रूप में। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आई होगी। अब देखिएगा T2 V1 के साथ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा V1 T2 बटे का V2 T1 बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर D2 अपान D1 के रूप में। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि निश्चित आयतन समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में वितरित होता है, लेकिन उतने ही समय में उन्हीं परिस्थितियों में
CO2 का उतना ही आयतन, यानी कि जितना CO2 का आयतन है उतना ही H2 का आयतन है, यानी कि V1 और V2 की वैल्यू समान है, जिसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, T2 अपान T1 बराबर रूट ओवर T2 अपान T1 के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट T2 की वैल्यू दे रखा है 122 सेकेंड, तो T2 की जगह पर 122 रख दो, और जो T1 की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 26 सेकेंड, तो 26 रख दिया, बराबर आपको CO2 का वाष्प घनत्व बताना है, यानी कि D2 की वैल्यू बताना है, और D1 किस में आएगा, हाइड्रोजन का वाष्प घनत्व जो कि 1 होता है। तो यहाँ से आप D2 की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से आप D2 की वैल्यू निकालोगे तो 4.69 मिलेगा, 4.69 मिलेगा रूट ओवर D2 की वैल्यू। तो यहाँ से आप D2 की वैल्यू निकालोगे तो 22 के नियर अबाउट आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो CO2 का वाष्प घनत्व होगा वो आपका 22 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर का मान निर्भर करता है। जो आपका आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी में आर का मान किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है कि आर का मान किन बातों पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, पीवी बराबर एनआरटी में जो आर का मान होता है वह गैस के दाब और आयतन पर निर्भर करता है। देख सकते हैं कि पीवी बराबर एनआरटी, यानी कि जो आर का मान है वो गैस के दाब और आयतन पर निर्भर करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डियर स्टूडेंट, एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका चार्ल्स के नियम के अनुसार है। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि V अपान टी बराबर आपका होता है कांस्टेंट। V अपान टी बराबर आपका होता है कांस्टेंट। यदि दो गैसों की बात होती है तो होता है आपका V1 अपान का T1 बराबर V2 अपान का T2 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो तापमान दे रखा है वो आपको दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 की जो वैल्यू है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें आप 273 ऐड कर दो। तो 273 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 288 केल्विन, यानी कि T1 की जो वैल्यू लेना है वो आपको 288 केल्विन लेना है। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रख दीजिए। तो V1 का मान आपको दे रखा है 300, और T1 की वैल्यू आपने देखा है 288 है, V2 की वैल्यू आपका है 600, T2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो 300 से काट दो तो दो बार में कटेगा, यानी कि जो T2 की वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगा 2 गुणे 288। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 गुणे 288 करोगे तो 576 केल्विन आएगा T2 की वैल्यू। अब आप चारों ऑप्शंस देखेंगे तो सारे ऑप्शंस आपका सेल्सियस में है, लेकिन आपने आंसर निकाला है केल्विन। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए इसमें से आप 273 घटा दो। तो 273 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 303 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जो T2 की वैल्यू होगी वो आपका 303 डिग्री सेल्सियस, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझिए, मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। तो किसी गैस के विसरण की दर किस पे निर्भर करती है, आपको पता है विसरण दर R
विसरण दर जो आर होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रूट ओवर 1/d, या कह सकते हैं जो विसरण दर आर होता है रूट ओवर 1/d या रूट ओवर 1/m के बराबर होता है। तो विसरण दर किन बातों पर निर्भर करता है, या तो अणुभार पर या तो घनत्व पर। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर अणुभार दे रखा है, तो विसरण दर किस पे निर्भर करेगा, अणुभार पर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारी चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी वो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पूछी जाएंगी, बस आपको सारे रूल पता होना चाहिए, जैसे बायल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, गैस समीकरण क्या है और ग्राहम का नियम क्या है। तो इन्हीं सारे नियम से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी। जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिए। बोला है दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। दो गैसों के विसरण की गतियों में अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अणुभार में अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है R1/R2 बराबर होता है रूट ओवर M2/M1 के रूप में। तो यहाँ पर विसरण गतियों का अनुपात 2:3 दे रखा है, यानी R1/R2 की वैल्यू आपका है 2/3 बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर M2/M1 के रूप में। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 4/9 बराबर M2/M1 के रूप में। यानी कि जो M2 और M1 में अनुपात है वो आपका 4:9 है। तो M1 और M2 में अनुपात क्या होगा, M1 और M2 में जो अनुपात होगा वो आपका 9:4 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह कौन सा नियम कहता है, तो आपको पता है यह आपका डाल्टन का नियम यही कहता है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाली गैसों का जो कुल दाब होता है वो समस्त परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी गैस के विसरण की गति, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है उनके घनत्व के समानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है उनके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसके अणुभार के समानुपाती होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो आपका विसरण दर होता है वो आपका विसरण दर होता है वो आपका अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल है। बस अच्छी तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखना है। एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा तो उस कॉन्सेप्ट पर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है NH3 का 30 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर घनत्व कितना होगा, ये आपको बताना है। आपको N का अणुभार दे रखा है 14 और हाइड्रोजन का जो अणुभार दे रखा है वो आपको दे रखा है 1। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है डियर स्टूडेंट जो आपका आदर्श गैस समीकरण होता है वो आपका होता है Pv बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण होता है Pv बराबर nRT। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो मोलों की संख्या n होता है, जो मोलों की संख्या n होता है वो आपका होता है
भार बटे अणुभार के बराबर। जो मोलों की संख्या n होती है वो आपका भार बटे अणुभार के बराबर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, Pv बराबर n की जगह पर क्या हो जाएगा, W बटे m लिख सकते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार होता है, इनटू का हो जाएगा R2 RT। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर हम लिख सकते हैं WRT अपान का M इंटू का V के रूप में, WRT अपान M इंटू V के रूप में। अब डियर स्टूडेंट P बराबर देखो, आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से W अपान V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W अपान V की जगह पर हम लिख सकते हैं D RT आपका ऊपर है ही और नीचे आपका हो जाएगा M। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो W बटे V की जगह पर मैंने D रख दिया। आपको निकालना है घनत्व का मान, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा Pm अपान RT के रूप में, Pm अपान RT के रूप में। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू रख दीजिए, तो सारी वैल्यू आपको दे रखा है, तो डियर स्टूडेंट जो आपको दाब दे रखा है वो आपका 2 और अणुभार m का मान, तो NH3 का अणुभार क्या होगा, n का आपका हो जाएगा 14, 3 भाग लिया हाइड्रोजन, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, बटे का R इंटू का T है, तो R का जो मान है वो आपका 0.0821 है और T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। T की वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको निकालना है केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 गुणे 14 और 3 कितना हो जाए 17, बट्टे का आपका हो जाएगा 0.0821 गुणे का 273 में 30 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 303। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1.36 ग्राम प्रति लीटर मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा की दशा क्या होगी ये आपको बताना है। जो आपका यह क्वेश्चन है ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला है मेथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर इसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा, ऑप्शन नंबर ए आपका छोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बड़ा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से चिपक जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका अनंत समय में चिपकेगा। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट आपका जो गुब्बारा है वो आपका बड़ा हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है, 24 मिली H2 का विसरण 100 सेकंड में होता है, तो उसी समय में SO2 का विसरण का आयतन क्या होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, तो इसमें दे रखा है कि 24 मिली H2 का विसरण 100 सेकंड होता है, तो उसी समय में यानी कि जो समय का जो मान है वह दोनों जगह समान है, ये आपका पहले ही क्लियर कर दिया है, यानी कि जो T1 और T2 की वैल्यू है वो आपका बराबर है। तो आपको पता है कि विसरण दर R1 बटे R2 बराबर क्या होता है आपका रूट ओवर M2 अपान M1 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V1 अपान T1 के रूप में, R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं V2 अपान T2 के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर M2 अपान M1 के रूप में। बार बार मैं फार्मूला इसलिए आपको नोट डाउन करवा रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से प्रत्येक फार्मूले के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखिएगा ये आपका T2 V1 के साथ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा V1 T2
और नीचे क्या हो जाएगा, T1 के साथ आपका हो जाएगा V2 बराबर आपका हो जाएगा रूट ओवर M2 अपान M1 की रूट में। अब V1 और V2 की वैल्यू समान है। अब आपका सॉरी T1 और T2 की वैल्यू समान है क्योंकि जितना समय आपका H2 लेता है उतना ही समय आपका SO2 लेता है, यानी कि T1 और T2 की वैल्यू समान है तो T1 और T2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा V1 अपान V2 बराबर रूट ओवर M2 अपान M1 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट जो V1 का मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 24 मिलीलीटर, 24 रख दिया। V2 का मान नहीं पता है तो V2 रख दो। M2 का मान क्या होगा, जो M2 का मान होगा वो आपका SO2 के भार के बराबर होगा। तो SO2 का भार कितना होगा, SO2 तो सल्फर का 32 होता है, 2 भाग ऑक्सीजन है तो इसका भी 32 हो जाएगा, यानी 32 गुना कितना हो जाएगा 64, यानी SO2 का जो भार होगा वो आपका 64 और हाइड्रोजन यानी H2 का जो भार है वो आपका 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 24 अपान V2 बराबर 64 का 2 से काट दो तो 2 32 संयम 64 हो जाएगा। अब 32 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 कड़ी में 2 मिलेगा, 4 से काट दो तो 4 से 24, यानी कि जो V2 की वैल्यू आएगी वो आपका 6 बट्टे कड़ी में 2 आएगा। जो V2 की वैल्यू आएगी 6 बट्टा कड़ी में 2 और 6 बट्टा कड़ी में 2 को आप सॉल्व करोगे तो 4.24 के बराबर आएगा, 4.24 मिलीलीटर के बराबर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया गैसीय नियम, यानी कि केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 गैसीय नियम के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डियर स्टूडेंट।